Yesterday, we took all the details about the introduction part of this chapter of retirement of a partner. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. जब कभी भी आपको एग्जामिनेशन में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन मिलता है तो आपको फिक्स 6 एडजस्टमेंट्स करने होंगे. पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा शॉर्ट में लिखी हुई हैं तो आप उनको समझते जाना. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सेकंड विल बी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. दो तरह की गुडविल होगी. वन अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, अनदर वन गिवन अंडर एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट्स. जो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है उसे हम राइट ऑफ करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो आपको एडजस्टमेंट में गुडविल गिवन है उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फाइन. इसके बाद में थर्ड एडजस्टमेंट आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज. इसमें हम सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज से डील करते हैं. जो चीज़ें एसेट्स या लाइबिलिटीज नहीं है वो रिवैल्यूएशन से ट्रीट नहीं होंगी. हाँ, अगर कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो भी रिवैल्यूएशन से ट्रीट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको क्रिएट करना है तो ऑब्वियसली वो लाइबिलिटी हो गई, या आपको किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट करना पड़ा, या कभी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना हो, या एक्सेस प्रोविजन को राइट ऑफ करना हो, कोई बैड डेट रिकवर्ड हुए हों तो वो इनकम हो जाती है. तो अगर कोई इनकम एंड एक्सपेंस है वो भी रिवैल्यूएशन से डील होगा. और अगर किसी एसेट एंड लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज आता है, इट मे बी इंक्रीज इट मे बी डिक्रीज, वो भी रिवैल्यूएशन से ट्रीट होगा. फोर्थ आता है ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स. फिफ्थ है आपका पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर. जैसे कि आपको पता है कि ये इसमें एक एडिशनल न्यू एडजस्टमेंट है. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तक जब हमने पढ़ा था तो ये पेमेंट वाली बात नहीं आई थी. और सिक्स लास्ट इसमें आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इफ सो आस्क्ड इन द क्वेश्चन ओनली. कहने का मतलब ये है कि अबव 5 एडजस्टमेंट्स ये तो आपको करने ही हैं, चाहे क्वेश्चन डिमांड करे या ना करे. जैसे ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्वेश्चन मिलेगा तो 5 एडजस्टमेंट तो आपको करने ही है, लेकिन 6 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ये अगर क्वेश्चन कहेगा तो ही हम करेंगे. याद है ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है? यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं आफ्टर रिटायरमेंट, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बना देना, उसी को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स कहते हैं. तो आज मैं आपको टोटल 1 2 3 4 मैं टोटल आपको आज 5 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिसमें हम जितने ये एडजस्टमेंट्स हैं सारे कवर करने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद दैट. वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 11. Just concentrate over your screen and concentrate over each and every word. Murli, Naveen and Om Prakash. These are the name of the 3 partners. Murli, Naveen and Om Prakash are partners sharing profits and losses in the ratio of 3/8, 1/2 and 1/8. जब आप इसको proportion में convert करेंगे ना, 3/2 और कितना कितना दे रखा है ये 1/8 and 1/2 एंड 1/8. तो देखिए 3 तो एज इट इज रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. और उसके क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 8 है और जो ओम प्रकाश है उसका भी डिनोमिनेटर 8 है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है. जो नवीन है, नवीन का रेशियो आप चेंज करेंगे, लाइक उसका डिनोमिनेटर 8 करने के लिए आप क्या कर देंगे, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:1. 3:4:1 इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा. ठीक है. डिनोमिनेटर जब भी हम कभी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं रेशियो फॉर्म में तो उनका डिनोमिनेटर इक्वल होना ज़रूरी होता है. अब आप देखें यहाँ पे रिटायरमेंट किसका हुआ है. मुरली रिटायर्स. मुरली कौन था? मुरली फर्स्ट पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3/8. मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर्स. मुरली जब रिटायर हो रहा है तो वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर करके जाएगा ना, सेक्रीफाइस करके जाएगा. ठीक है, मुरली का रिटायरमेंट हो रहा है और मुरली अगर जा रहा है तो वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट दे के जाएगा. किसे दे के जाएगा? अगर वो चाहे तो नवीन को दे सकता है, अगर वो चाहे तो ओम प्रकाश को दे सकता है, और अगर वो चाहे तो दोनों पार्टनर्स को किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में दे सकता है. ये उसकी मुरली की इच्छा है, या फिर जैसा भी उन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है. तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? मुरली रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन. यहाँ पे वापस से मैं सेंटेंस रीड कर रहा हूँ. 2/3 ऑफ हिज शेयर, मुरली का शेयर कितना है 3/8, और 3/8 का 2/3 तो वो दे देगा मुरली, सॉरी दिस वन, नवीन को. और बचा हुआ कितना है? तो
3/8 का 2/3 हटा देते हैं तो बचता है 1/3, बाकी का बचा वो किसको देगा, ओम प्रकाश को। तो देखिए ये लिखा है रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा, 1/3, रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। ये जो टर्म है ना हिज शेयर, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। जहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ आ जाता है हिज शेयर, हिज शेयर का मतलब हो जाता है उसको मल्टीप्लाई करना है। ऑफ भी लगा हुआ है, जैसे ऑफ का भी आपको पता है मैथ्स में अपन ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई ही लेते हैं। ऑफ हिज शेयर यानी कि मल्टीप्लाई करना है अपने को, 2/3 ऑफ हिज शेयर। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में अगर कहीं कोई डाउट लगे या किसी भी स्टेज पे आप लोगों को किसी को डाउट लगे, चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट बॉक्स में इमीडिएटली लिख सकते हैं, आई विल इमीडिएटली टेक योर क्वेरी। अब आगे बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको इसने बता रखा है, दैट इज 3/8, 1/2 एंड 1/8, और उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया प्रोपोर्शन फॉर्म में या रेशियो फॉर्म में, तो 3:4:1 आ गया। ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे करके बता दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नवीन न्यू शेयर। नवीन कौन है, जो ये सेकंड पार्टनर है। इसका न्यू शेयर कैसे निकालोगे कि जो ओल्ड रेशियो है उस ओल्ड रेशियो में से आप माइनस कर दो, नहीं माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि इस बार ये गेन करेगा। तो ओल्ड रेशियो में आप प्लस कर दो जो उसने गेन किया है, और उसने गेन कितना किया है, उसने मुरली के प्रॉफिट का 2/3 पार्ट गेन किया है। तो ये देखिए पहले तो हमने लिखा नवीन का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 4/8, उसके बाद में हमने लिखा प्लस 3/8 मल्टीप्लाई 2/3। ये समझ में आ रहा है, 3/8 मल्टीप्लाई 2/3, और इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, इक्वल टू आया 4/8 प्लस 6/24। फाइनली हमारे पास में आया 18/24। अच्छा ये आपको स्क्रीन पे क्लियरली रीडेबल तो है ना? आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा जूम कर सकता हूँ, और आप चाहें तो आप खुद भी अपनी स्क्रीन पे इसको जूम आउट करके बड़ा करके पढ़ सकते हैं। हमारे पास में नवीन का न्यू शेयर कितना आया, 18/24। इसके बाद में देखिए ओम प्रकाश का भी कैलकुलेट करते हैं। ओम प्रकाश कौन है, थर्ड पार्टनर। ओम प्रकाश में भी वही करना है आपको, ओल्ड रेशियो जो उसका था ओम प्रकाश का, उसमें ऐड कर देंगे जितना उसने गेन किया। उसने कितना गेन किया है, उसने मुरली के प्रॉफिट शेयर का 1/3 गेन किया है। तो ये देखिए सबसे पहले आपने ओम प्रकाश का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा, प्लस 3/8 मल्टीप्लाई 1/3। 3/8 क्या था, 3/8 इज द मुरलीज शेयर ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल्स टू आपके पास आता है 1/8 प्लस 3/24। फाइनली वी हैव गॉट 6/24 एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओम प्रकाश। देयरफॉर अब 18/24 और 6/24 आ गया ना आपके पास, तो 18:6 या फिर 3:1 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात आती है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की। सो द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो इज new profit sharing ratio minus old profit sharing ratio. So applying this formula we have got the gaining ratio between Naveen and Om Prakash as 2:1। ठीक है, हमारे पास में दोनों चीज हमने कैलकुलेट कर ली। हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया और गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया। अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया और गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया। लेट्स मूव फर्दर। एक बार देख लीजिए ध्यान से, कोई भी कंफ्यूजन किसी के माइंड में लग रहा है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कंसर्निंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और आपको ध्यान है गुडविल दो तरह की ट्रीटमेंट हो सकते हैं उसमें, गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट एंड गुडविल गिवन अंडर एडजस्टमेंट। अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपियर हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, वी विल राइट ऑफ दैट गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अगर आपका गुडविल अकाउंट जो है वो अपियर हो रहा है कहाँ पे, अगर आपका गुडविल अकाउंट अपेयर हो रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट वी आर गोना डू, वी विल पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम करेंगे। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। शुरू करें। हेनी पैमी
and Sunny, whatever are the names, just concentrate over the topic. Are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1? ये डायरेक्टली इनका शेयर कैलकुलेट करके दे रखा है. गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स. स्टूडेंट्स देखिए क्या वर्ड लिखा है. अपियरिंग इन द बुक्स का मतलब है ये बैलेंस शीट गुडविल की बात कर रहा है. और कितना है? 60,000. तो मैंने क्या बताया, जो गुडविल बैलेंस शीट में आपको गिवन होती है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप राइट ऑफ करते हैं. अच्छा, बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है और उसको राइट ऑफ करना है तो उसकी जनरल एंट्री पास कर दें सबसे पहले. तो ये लीजिए, ये रही जनरल एंट्री, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू goodwill account. Being goodwill account already appearing in the books, written off. क्या लिखा है? Written off among all partners in the old ratio. अब जब ओल्ड रेशियो की बात हो रही है तो ओल्ड पार्टनर्स लेंगे. कोई भी चीज़ न्यू रेशियो की बात होती है तो न्यू पार्टनर्स में होता है. और जब कभी बात होती है गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो की तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है. तो यहाँ पे हमने जो बुक्स में अपियर हो रही थी गुडविल, जो कि बैलेंस शीट गुडविल थी, उसको राइट ऑफ किया है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दिस इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2:1. आगे क्या लिखा है? पैमी रिटायर्स. पैमी कौन है? पैमी इज द सेकंड पार्टनर, यानी कि पैमी जो रिटायरमेंट हो रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2/6 उसका रिटायरमेंट हुआ. ठीक है. एंड एट द टाइम ऑफ पैमीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड. जहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ था ना, गुडविल इज वैल्यूड, इसका मतलब है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली गुडविल है आपकी. गुडविल इज वैल्यूड एट ₹84,000. और इसके लिए मैंने क्या बता रखा आपको, क्या करते हैं? एडजस्टमेंट्री, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बट क्या हम ये गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 84,000 से करेंगे? नहीं. पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि किस पार्टनर का गेनिंग रेशियो कितना है, किस पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, और उतने ही अमाउंट से हम पास करेंगे. फर्दर क्या दिया है? Henny and Sunny decided to share future profits in the ratio of 2:1. ये इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपको. ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन थे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है. गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो विल गिव्स यू गेनिंग रेशियो. ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि दोनों जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है. रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो फर्स्ट एंट्री तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी. द गुडविल विच वाज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज इन द बैलेंस शीट हैव बीन रिटन ऑफ among the old partners in their old profit sharing ratio following accounting standard 26. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को फॉलो करते हुए हमने इस गुडविल को राइट ऑफ किया है. ये याद रखिएगा, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है. दैट इज गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ फॉलोइंग विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमने इस गुडविल को राइट ऑफ किया है. ठीक है, अब जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं अपन कि इनका गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है. तो आप भी अपनी अपनी कॉपी में कैलकुलेट करें. ओल्ड प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करके कितना आता है आपका? हैनी और सनी का गेनिंग रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग तो ऑलरेडी हमें पता है, जो पार्टनर रिटायरिंग है उसका जो शेयर है वही आपका सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा. ठीक है, चलिए मैं स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन को. वर्किंग नोट यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी, ये रहा. तो इसमें मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे कैलकुलेट किया है. दिस इज द गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो ऑफ हैनी एंड सनी इज 1:1, यानी कि जो भी उनका शेयर होगा वो इक्वली लेंगे. यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रखा है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और उसको कैलकुलेट किया तो 1/6 ईच आया था. और जो टोटल गुडविल दे रखी है फर्म की वो कितनी दे रखी है? 84,000. और जो पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है पैमी, उसका शेयर कितना है? 2/6. तो 84,000 मल्टीप्लाई 2/6 28,000. और ये 28,000 दोनों पार्टनर्स कितने रेशियो में ले लेंगे? इक्वल रेशियो में 1:1 में. ये जनरल एंट्री आप चेक कर सकते हैं. दैट इज हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करना है ना. यानी कि इसको एक और चीज बोलते हैं, जो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो जनरल एंट्री है, इसको आप एक और जनरल एंट्री बोल सकते हैं. ध्यान से सुनना और चाहो तो लिख सकते हो. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये जनरल एंट्री भी आप बोल सकते हो. और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जनरल एंट्री भी बोल सकते हो. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने फर्स्ट एंट्री पास की, कैसे हमने सेकंड एंट्री पास की.
कोई भी कन्फ्यूजन, कोई डाउट किसी को लग रहा है तो पूछ सकते हैं। और जहां आपको ज़रूरत लगे आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में दोबारा से सॉल्व करने हैं, है ना। पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 हमने किया। और जब भी आप क्वेश्चन को करो तो जर्नल एंट्री भी कर, मीन्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करना और क्वेश्चन भी नोट डाउन करना। बिना क्वेश्चन के आपको पता कैसे चलेगा कि इसका ये सॉल्यूशन किस चीज़ का है। और वर्किंग नोट जरूर बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर एग्जाम में वर्किंग नोट नहीं बनाते और इस बात के उनके मार्क्स कट जाते हैं। आपको वर्किंग नोट जरूर से बनाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आपको वैसे तो पता ही है रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर भी एक क्वेश्चन करके हम पूरे ओवरऑल रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स, ये पार्टनर्स हैं तीनों, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गए। जेड रिटायर्स, किसका रिटायरमेंट हो रहा है? जेड का रिटायरमेंट हो रहा है। जेड का रिटायरमेंट हो रहा है तो जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2/10। जो पार्टनर रिटायर हो रहा हो ना, तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पता होना जरूरी। जैसे एडमिशन में होता था, जो न्यू पार्टनर आता था उसका अपन देखते थे कि कितने शेयर के लिए आया है। ऐसे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर भी पता होना जरूरी होना चाहिए अपने को। तो 2/10 शेयर है जो कि रिटायर हो रहा है, वही सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। फर्दर क्या दिया है? On the date of his retirement, the following adjustments were agreed upon. The value of furniture is to be increased by ₹12,000. फर्नीचर को इंक्रीज करना है यानी क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। The value of stock is to be decreased. स्टॉक को डिक्रीज करना है, एसेट को डिक्रीज करना है यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 इज टू बी डेप्रिसिएटेड। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इसका मतलब अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे 10% से। that is rupees 5,000, 50,000 का 10%। A provision for doubtful debt at the rate of 5% is to be created. प्रोविजन क्रिएट करना है यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड से क्रिएट करेंगे। 40,000 का 5% दैट इज ₹2,000। ठीक है, आप चाहो तो नीचे ये सब चेक भी कर सकते हो। देखो फर्नीचर को 12,000 को अपन ने क्रेडिट करना था, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ है आपका, इसमें 12,000 क्रेडिट में लिखा हुआ है। उसके बाद में स्टॉक और मशीनरी को डेबिट करना था, तो देखिए स्टॉक डेबिट में लिख रखा है और मशीनरी भी आपका डेबिट में लिख रखा है। और प्रोविजन क्रिएट करना था, वो प्रोविजन भी डेबिट से क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद में क्या लिखा है? पॉइंट नंबर ई, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को आपको रिकॉर्ड में लेना है, यानी कि एक नया एसेट क्रिएट करना है तो ये आप क्रेडिट में लिखेंगे। नया एसेट क्रिएट करना है, ये आपके लिए बेनिफिट है, बेनिफिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे। बाय इन्वेस्टमेंट ₹10,000 लिख दिया। और लास्ट आइटम है एन आइटम ऑफ ₹1,000 इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल is not likely to be claimed, hence should be written back. बिल्स पेबल क्या होता है? लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है यानी कि अगेन बेनिफिट वाली सिचुएशन को तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो ये देखिए बिल्स पे बाय बिल्स पेबल क्रेडिट में लिखा हुआ है। 6 पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे थे इन्होंने, ऑल द 6 पॉइंट्स हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंटर कर दिए। लेकिन लास्ट में क्या लिखा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। इसने तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डिमांड ही नहीं किया है, इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने अननेसेसरली बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हम जनरल एंट्रीज भी करके देख लेंगे। पहले एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हमने सारी एंट्रीज करी दी हैं, तो फाइनली बचता है क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में? इसका हम कैलकुलेट करें कि क्या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा है या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा है। ये चीज़ हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर निकाल लो डेबिट और क्रेडिट का। जो भी डेबिट और क्रेडिट का बैलेंसिंग फिगर होगा वो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए मैं स्क्रॉल करता हूँ, चेक करते हैं। देखिए प्रॉफिट आया है यहाँ पे रिवैल्यूएशन पे, और कितना प्रॉफिट आया है? 6,000 का, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये चीज़ याद रखना, रिवैल्यूएशन पे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और पहले 3 पार्टनर्स थे, जेड का हालांकि रिटायरमेंट हो रहा है लेकिन ओल्ड पार्टनर्स तो तीनों ही है ना, तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 के रेशियो में। और इसी बेसिस पे आप जनरल एंट्रीज पास कर लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। पहली जनरल एंट्री देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जहाँ जहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना तो वो एक साथ कंबाइन कर दिया हमने। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। जहाँ जहाँ पे रिवैल्यूएशन को डेबिट करना था वो भी कंबाइन कर दिया। फाइनली जो डिफरेंस अमाउंट था वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। तो ये 3 जनरल एंट्रीज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, 3 जनरल एंट्रीज पास की हुई है फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आता है, या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज एंड रिजर्व्स। तो जल्दी से एक क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हम करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज एंड रिजर्व्स। जब कभी भी एक्यूमुलेटेड, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ, जब कभी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व्स होते हैं ना, तो वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी पार्टनर को दे देते हैं। और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोल रहा है, तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया। जब कभी भी एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं ना, तो वो हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब हम पार्टनर से ले लेते हैं। ये क्लियर है। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, तो उस रिजर्व की दो सिचुएशन बन सकती है कि उस स्पेसिफिक रिजर्व की या तो कोई लाइबिलिटी अराइज हो रही है या फिर कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है। अगर मान लीजिए इसका कोई क्लेम अराइज नहीं होता है, तो ये अमाउंट 24,000 ये भी पूरी तरह से फ्री है, फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अगर इस 24,000 में से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया फैक्ट्री में, बिजनेस में, और 4,000 रुपीज की लाइबिलिटी अराइज हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया 4,000 का, तो रिमेनिंग बचा हुआ 20,000 वो फ्री है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक इंपॉर्टेंट चीज, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसका क्या किया जाएगा रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व्स? कुछ नहीं किया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, द नेचर ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ करंट लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व का पार्ट नहीं है। इट्स नेचर इज अ करंट लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो करंट लाइबिलिटीज को तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रीट करते हैं, लाइबिलिटीज को हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व्स के थ्रू थोड़ी ना ट्रीट करते हैं। बच्चे क्या होता है, कई बार ये फंड वर्ड लिखा हुआ आता है ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नहीं, ये एम्प्लॉइज का है, ये पार्टनर्स का नहीं है। ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड किसका है? एम्प्लॉइज का है। तो पार्टनर्स कैसे ले लेंगे आपस में? चलिए एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। जेड रिटायर्स, जेड का रिटायरमेंट हुआ, जिसका रिटायरमेंट हुआ उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1/6। ठीक है। From the firm on 31st March 2018. On the date of Z's retirement, the following balances appeared in the books of the firm. General reserve 1,80,000 जो कि distribute होगा among the old partners in their old profit sharing ratio. Profit and loss account debit balance 30,000 जो कि write off होगा among the old partners in their old profit sharing ratio. Workman compensation reserve of rupees 24,000 which was no more required. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी रिक्वायर्ड नहीं है, यानी ये भी फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये दोनों तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ओल्ड पार्टनर्स को दे देना है। एंड व्हेनेवर एनीथिंग इज टू बी गिवन टू अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये तो मैंने पहले ही पढ़ा चुका है आपको फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में। तो ये लीजिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:2:1। ठीक है। बचा क्या? बचा हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब है एक्यूमुलेटेड लॉस, और जब लॉस है तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को। पहली फर्स्ट जनरल एंट्री देख लीजिए, फर्स्ट एंट्री में कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेकंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का कुछ भी नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है ना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का आपको कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज अ करंट लाइबिलिटी, सो इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। इट विल, देयर इज अ राइट ऑफ एम्प्लॉयज ओवर दैट। तो अब ये देखिए, नेक्स्ट एंट्री ये किस बात की है कि जो आपको एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा था, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस होना, तो वो हमने राइट ऑफ कर दिया अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस, देखिए नरेशन में क्या लेगा, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ द लास्ट ईयर्स ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन द ओल्ड रेशियो फॉर द रिटायरमेंट ऑफ बी। तो ये ओल्ड रेशियो वही 3:2:1 में राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम जल्दी से, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारे पास में कम है। वी आर ऑलवेज हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ टाइम एंड वी स्टिल हैव टू कवर वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम और करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग द पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। करवा दूं? थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 मैंने फाइंड आउट करके रखा है। चलिए देखते हैं क्या साइज है क्वेश्चन का, उस पर डिपेंड करेगा कि आज करेंगे या कल करेंगे।
या फिर अगर आप 1-2 मिनट थोड़ा एक्सीड करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 भी मैं करवा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का है, इसमें बैलेंस शीट गिवन है और एडजस्टमेंट्स भी गिवन है और रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को हम कल करेंगे, जिससे कि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से डिटेल में मैं समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। बाकी the questions regarding the calculation of new profit sharing ratio and gaining and sacrificing ratio, accounting treatment of goodwill, revaluation of assets and liabilities and distribution of accumulated profits, loss and reserves, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अभी प्रैक्टिस करवा दिए। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होता है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज और भी क्वेश्चंस आपको इसी नेचर के प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा सिर्फ एक एक क्वेश्चन करके नहीं छोड़ देना, आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये जरूर से याद रखिएगा। ओके, और एक बात, ये मैं वीडियो अपलोड भी कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो अगर आप रिवीजन पर्पस से दोबारा से इनको देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके ओके।